अभी हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस पे बात करते हैं, जो मसले होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी के बाद। तो पहले हम डिस्कस करेंगे चेस्ट पेन। अगर पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट की चेस्ट पेन है तो हम सस्पेक्ट करेंगे एमआई को, माइकार्डियल इन्फेक्शन को। तो उसके लिए हम ईसीजी करते हैं, ट्रोपोनिन्स लेवल चेक करते हैं। अगर ईसीजी चेंजेस हो या ट्रोपोनिन्स लेवल हाई हो तो हम क्या करेंगे, पीसीआई करेंगे और हेपेरिन देंगे। अगर एन स्टेमी हो तो हेपेरिन देंगे, और अगर स्टेमी हो तो पीसीआई करेंगे। ठीक है। अगर चेस्ट पेन हो और फिर हम एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं बाइलेटरल लोअर लिम्स की, और सीटी स्पाइरल करते हैं। जब ये डायग्नोस हो जाए कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे हेपेरिन टू वारफरीन ब्रिज के थ्रू। ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट पेन की बात। चेस्ट पेन एमआई या पल्मोनरी एम्बोलिज्म को सस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। अब आते हैं अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। चेस्ट पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस में एक अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है। इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मेलिटीज़ है, जो कि मोस्ट कॉमनली सोडियम और कैल्शियम की वजह से होती है, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैल्सीमिया की वजह से। तो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे पहले। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर कोई चेंजेस होती है तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स जो एबनॉर्मेलिटी है इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस की एक जो कास होती है वो एल्डरली में होती है, एंड इट इज सनडाउनिंग। ठीक है, सनडाउनिंग। और इस केस में हम फिर एंटीसाइकोटिक्स देते हैं और जल्दी से जल्दी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस की एक कास है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया के बहुत से कासेस हो सकते हैं, लाइक नमूनिया हो गया, ठीक है, एटिलेक्टेसिस और ये चीज़ें हो गई। लेकिन हम जो इधर जिस को देखेंगे वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से हाइपोक्सीमिया होती है और फिर उसकी वजह से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो उसको हम पीप के थ्रू ट्रीट करेंगे। ठीक है, एआरडीएस को। फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस की एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो डिलीरियम ट्रेमेंस है, जो कि अल्कोहल विड्रॉल की वजह से होती है, एंड इट इज़ आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिवली 48 to 72 आवर्स के बाद होती है। और इसमें हाइपरटेंशन होती है, टेकिकार्डिया होती है, और उसके अलावा स्वेटिंग होती है। जब ये डायग्नोस हो गया डिलीरियम ट्रेमेंस, तो हम उसको बेंजोडाइज़ेपिन के थ्रू ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विच इज़ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। फिर तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट का अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो हम पहले देखेंगे कि इज देयर एनी अर्ज टू वॉइड। अगर इसका आंसर येस आया तो इट मीन इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में फिर हम ब्लैडर स्कैन करेंगे और कैथेटर को इन एंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है या कोई और काज है। तो अर्ज टू वॉइड अगर है तो इट मीन दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। हम पहले ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी को रूल आउट करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी नहीं हो, मतलब अर्ज टू वॉइड नहीं हो, तो इट मीन दिस वी विल सस्पेक्ट द रीनल फेलियर। फिर हम उसको किस तरह अप्रोच करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ यूरिन आउटपुट है या बिल्कुल ही नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं हो, यूरिन आउटपुट बिल्कुल जीरो हो पोस्ट ऑपरेटिवली, तो इट मीन दिस इज मैकेनिकल कास, और मैकेनिकल कास को हम थ्रू इरिगेशन एंड अनकिंकिंग ऑफ कैथेटर करते हैं। इरिगेशन के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं और अनकिंकिंग ऑफ द कैथेटर को। लेकिन अगर यूरिन आउटपुट है लेकिन कम है, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम सस्पेक्ट करेंगे रीनल डिजीजेस को। अब रीनल डिजीजेस को हम सस्पेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा अप्रोच क्या होगा, हम 500 सीसी बोलस देंगे। अगर उसके बाद यूरिन आउटपुट ज़्यादा हुआ, ठीक है, कम था यूरिन आउटपुट लेकिन अभी 500 सीसी बोलस के बाद यूरिन आउटपुट ज़्यादा हुआ, तो इट मीन दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम की कमी है, उन पेशेंट को इंट्रावीनस फ्लूइड्स की ज़रूरत है, तो इंट्रावीनस फ्लूइड्स देंगे और वॉल्यूम रिडक्शन को रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर 500 सीसी बोलस के बाद भी यूरिन आउटपुट वही डिक्रीज हो, चेंजेस नहीं आई, मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, तो इट मीन दिस इज इंट्रिंसिक रीनल डिजीज, और हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन फिर करते हैं। ठीक है। तो इट इज़ अबाउट डिक्रीज यूरिन आउटपुट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। अब आते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन की तरफ। एब्डोमिनल डिस्टेंशन में हम 3 चीज़ों को सस्पेक्ट करते हैं। या तो वो फंक्शनल होगा जिसको बोलते हैं इलियस के, और इट इज़ इन द पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 and 2।
अगर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन ये हो कि मैं 1 या 2 दिनों से स्टूल भी नहीं पास कर रहा और फ्लेटस भी नहीं पास कर रहा, तो इट मीन दिस इज़ इलियस। और इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे? इसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि हम इंट्रावीनस फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, पेशेंट को मोबाइल करेंगे, मतलब आउट ऑफ द बेड, और हम पोटाशियम देंगे, ठीक है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है, इट इज़ द फंक्शनल। अब एक्सरे पे जो इसके लिए हम पहले एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है, एब्डोमिनल और पेल्विस एक्सरे करेंगे। तो एक्सरे पे हमें पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है वो सारी जो है वो उसकी डिस्टेंशन हुई होगी, ठीक है। तो ये इलियस में है। लेकिन अगर मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो एक तो इलियस हमने सस्पेक्ट किया, दूसरा जो चीज़ है वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में या स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, पूरी बाउल ठीक हुई होगी, लेकिन जो फॉर एग्जांपल ये मैं इधर करता हूँ, तो ये अगर ऑब्स्ट्रक्शन इधर है तो ऑब्स्ट्रक्शन के प्रॉक्सिमल जो है वो डिस्टेंशन हुई होगी और ऑब्स्ट्रक्शन के जो डिस्टल है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में ये होगा। और ऑब्स्ट्रक्शन जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे? पहले तो एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन करेंगे, एनजी ट्यूब्स हम पास करेंगे और उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे, मतलब उसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब दूसरा जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की डिफरेंशियल है वो ओगिलीवी सिंड्रोम है। ओगिलीवी सिंड्रोम मोस्टली एल्डरली में आता है और एल्डरली में मोस्टली ये कोलन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ओगिलीवी सिंड्रोम में हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं? हम रेक्टल ट्यूब पास करते हैं, ठीक है, रेक्टल ट्यूब पास करते हैं और फिर कोलोनोस्कोपी भी करते हैं टू रूल आउट द एनी ट्यूमर और एनी मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो ओगिलीवी सिंड्रोम, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब वूंड इश्यूज की तरफ आते हैं। वूंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में जो वूंड की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कौन कौन सी है? वो डिहेसेंस है, इवेसरेशन है एंड फिस्टुलास है। डिहेसेंस जब फेशिया की क्लोजर में मतलब कोई मसला आ जाए, व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ द इन द क्लोजर ऑफ द फेशिया, जब फेशिया की क्लोज सही तरह से नहीं हो पाती तो उसको हम डिहेसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो सीरोसिंग्विनस ड्रेनेज होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सीरोसिंग्विनस डिस्चार्ज होता है और इसमें एक हर्निया भी बन जाती है, ठीक है। और इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे? बाइंडर्स के थ्रू, अप्लाई बाइंडर्स टू द ऑपरेटेड एरिया और डिक्रीजिंग द स्ट्रेनिंग, ठीक है। स्ट्रेनिंग को मतलब हेवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करेंगे और बाइंडर्स को अप्लाई करते हैं। तो ये डिहेसेंस की ट्रीटमेंट हो गई। इवेसरेशन जब तमाम लेयर्स, जो बाउल की जो तमाम लेयर्स है, स्किन हो गया, फेशिया हो गया, अगर वो उसकी क्लोजर सही तरह से ना हो पाए तो उसको हम इवेसरेशन बोलते हैं। और डिहेसेंस की तरह हम इवेसरेशन को भी क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। क्लिनिकली हमें नज़र आएगा बाउल लूप बाहर की तरफ आया होगा, तो हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे? वी विल अप्लाई द वार्म सलाइन ड्रेसिंग और उसके बाद हम इमरजेंटली इसको ऑपरेट करेंगे, इसको थ्रू सर्जरी इसको क्लोज करेंगे। तो इवेसरेशन में ये बात लाजमी याद रखें कि हम बाउल जो लूप बाहर आ गया है, बाउल लूप, तो हम उसको मैनुअली पुश नहीं करेंगे, हम इसको अंदर की तरफ पुश नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत से बैक्टीरियाज को ये एक्सपोज हुआ होता है। तो फिर जब हम अंदर करते हैं तो ये जो बाकी जो बाउल लूप्स है उसको ये कंटिमिनेट कर सकता है। तो इवेसरेशन हो गया, डिहेसेंट। फिर तीसरा है फिस्टुला व्हेन देयर इज कनेक्शन या व्हेन देयर इज एपिथेलियल ट्रैक बिटवीन द टू ल्यूमन, जब टू ल्यूमन्स के या टू सरफेसेस के बीच के इन बिटवीन कोई एपिथेलियल ट्रैक हो, एपिथेलियल ट्रैक, तो उसको हम फिस्टुलास बोलते हैं। और फिस्टुलास के कासेस क्या है? फॉरेन बॉडी से ये हो सकती है, एपिथेलाइजेशन के थ्रू हो सकती है, ट्यूमर के जरिए की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे कि क्रोन्स डिजीज हो गया, तो ये उसकी वजह से हो सकता है, क्रोन्स डिजीज। इसकी वजह से इसके अलावा डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। तो फिस्टुला को हम ट्रीट किस तरह करेंगे? थ्रू रिसेक्शन एंड डाइवर्जन, ठीक है। तो ये इसकी
ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो गई। चेस्ट पेन हो गया जिसमें एमआई और पल्मोनरी एम्बोलिज्म आता है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इलेक्ट्रोलाइट्स एब्नॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है। एल्डरली में हाइपोक्सीमिया और डिलीरियम ट्रेमेंस। डिक्रीज यूरिन आउटपुट जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन में फंक्शनल इलियस, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और ओबीडीवी सिंड्रोम। वुंड इश्यूज, वुंड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जैसे कि डिहेसेंस हो गया, इवेसरेशन और फिस्टुला। इन सारों को हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस।